हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के हम लोग 28 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं इसके पहले। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 29वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आयोग व परिषदें। आखिर में आयोग व परिषद क्या होते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। जैसे योजना आयोग आ गया, ठीक है, उसके स्थान पर नीति आयोग आया था, वित्त आयोग आया था। इन सब का काम कितना है, कार्यकाल कितना है, इनके सदस्यों का गठन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब जो क्वेश्चन है पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसको आप लोग बढ़िया से क्लास को देखा करो दोस्तों। आप लोग को अगर समय ना मिले तो कोई भी कार्य करते समय आप 10-15 मिनट 20 मिनट का मेरा वीडियो होता है, उसको आप देख सकते हो। तो मेरा वीडियो देखने का मतलब आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बस केवल आप लोग सुनेंगे भी ना तो आप लोग को आधा से अधिक क्वेश्चन हम तो याद करवाने की गारंटी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा होता है। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन की बात करें तो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो क्षेत्र में काम करते हैं उनका गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। अगर सामान्यतः मतलब जनरली बात की जाए, ठीक है, तो जनरली सामान्यतः जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय जो केंद्र में गृह मंत्री हैं वो कौन क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इस समय कौन है केंद्र के गृह मंत्री, अमित शाह। ठीक है, तो जो केंद्र के गृह मंत्री होंगे वो सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद है उनका गठन संसदों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसदीय कानून के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 263 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद होगा एक। उसके अगर गठन की बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिषद की तो अनुच्छेद 263 उसकी बात करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है उसका निर्माण होता है किसके द्वारा। तो संवैधानिक प्रावधानों द्वारा क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई, 28 मई 1990 में। 28 मई 1990 में, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्या हुई, 28 मई 1990 में। अगर दोस्तों इसके काम के बारे में जाना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। उसको हम आपको अभी बताते हैं, ध्यान लगा के सुनना। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान लगा के सुनना। तो दोस्तों यह एक क्या है, गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका गठन की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। यह संघ और राज्यों के बीच क्या करता है, आपसी समन्वय को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, यह एक परामर्शदात्री निकाय है। यह नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा करता है, विवादों को सुलझाने में मदद करता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और इसकी बैठक की अगर बात करें तो साल में 3 बार हो सकती है। यही क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, यह केंद्र और राज्यों के बीच क्या आपसी समन्वय बनाने का कार्य करता है। तो इसके बारे में आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि योजना आयोग को से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, क्या है प्रभावित हुआ, वित्त आयोग। और योजना आयोग के स्थान पर इस समय क्या हो गया है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है। अगर योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसने कहा, अशोक चंदा का। ये कौन कहे भैया, अशोक चंदा एक जी थे, उन्होंने क्या कह दिया कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। ये अशोक चंदा जी भाई साहब थे, कोई रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो 15 मार्च 1950 को ये योजना आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग लाया जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना जो आयोग है वह क्या है, परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग क्या है,
परामर्शदात्री संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का जो स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था का स्वरूप है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कह रहा है कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, कैसे की गई थी? तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया था? तो किसके संकल्प का? तो उस समय 1950 में, 1947 के बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो भी काम हो रहे थे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही हिसाब से हो रहे थे। तो उस समय 1950 की बात करें तो हर काम मंत्रिमंडल के हिसाब से, वो भी संघ के मंत्रिमंडल, तो संघीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या काम करता है योजना आयोग? अगर नीति आयोग भी पूछे तो वही चीज है जो योजना आयोग है, क्योंकि योजना आयोग को ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, के निम्न में से क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधानेतर संस्था कौन है निम्न में से, तो कौन है? योजना आयोग। कौन है? योजना आयोग संविधानेतर संस्था, यानी संविधान में लिखित नहीं है इसका। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। देखो नीचे दिया भी है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है। यानी में 1 जनवरी 2015 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? योजना आयोग क्या है? संवैधानिक अंग नहीं है। इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। योजना आयोग को रट कर जाना। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं हमेशा अलग अलग होते रहते हैं, हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, हर साल चाहे 2 साल पर 4 साल पर बदलते रहते हैं। तो जब पेपर देने जाएं उस समय देख लिया करें वर्तमान में कौन है और उसी समय का याद करके जाएं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग नहीं है। यूपीए, पीसीएस, यूपीआरओ, एरो मेंस में, मतलब हर जगह क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर क्या होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त यानी पैसे का विभाजन किसके आयोग के आधार पर? वित्त आयोग के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। अगर वित्त आयोग के गठन की बात करें तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है, यानी वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना चली थी शुरू में 1950 से, तो उसकी बनाने की जिम्मेदारी किसको थी? तो योजना आयोग को। किसको? योजना आयोग को। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पेपर में भी आया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो योजना आयोग की। ऐसे भी कर सकता है योजना आयोग की जिम्मेदारी 1950 के तहत, 1950 के दशक में क्या थी? तो ऑप्शन में दे सकता है ये सब। तो आप किसी तरह से भी कान पकड़ सकते हैं, चाहे घुमा के या सीधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। अगर क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग का जो है प्रमुख कार्य क्या है? योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन। तो योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन करना। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। चाहे योजना आयोग हो, चाहे अंतर्राज्यीय परिषद हो, चाहे नीति आयोग हो, सबका कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भी क्या होता है? यानी पदेन या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह किसके बराबर हैं? यानी जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष है वह कैबिनेट मंत्रियों के बराबर है। उसका पदवी क्या है? कैबिनेट मंत्रियों के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो विकास परिषद का अध्यक्ष पूछे तो क्या बताएंगे?
प्रधानमंत्री बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। जो पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनके मसौदों को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है आपका योजना आयोग। दोस्तों कौन? योजना आयोग। याद रखना कि पंचवर्षीय जो योजनाएं थीं अब तो ख़त्म हो गई हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी 1950 के दशक के बाद जो चली 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, ठीक है। तो उसको जो आपका अर्थव्यवस्था है यानी अर्थशास्त्र है उसमें हम लोग योजना ए पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। तो विस्तार में हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इस यहाँ भी जान लेते हैं कि पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं जो वो मसौदा बनाती हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करती हैं, उसको अंतिम रूप से स्वीकृति अपना योजना आयोग देता है, यानी कि नीति आयोग इस समय का देता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे हो रहा है? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। किसके? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम रूप से राष्ट्र के भारत की पंचवर्षीय योजना क्या की जाती थी? अनुमोदित की जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं कौन? राज्यों के राज्यपाल जो हैं, जो अपने राज्यों के राज्यपाल हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? आखिर में जो राष्ट्रीय विकास परिषद कभी से रटते आ रहे हैं हम लोग, उसका उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करना व उनको सुनिश्चित करना। क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग क्या है? तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं वित्त आयोग क्या है तो पंचवार्षिक निकाय है। क्या है दोस्तों? पंचवार्षिक निकाय है। कौन? वित्त आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी स्थापना करता है दोस्तों? वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग की स्थापना कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी स्थापना कर रहा है? वित्त आयोग की। वित्त आयोग की स्थापना कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। रट डालो भाई, रट डालो। पेपर निकालना है तो क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन की बात करें तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? तो अगर 5 वर्ष के लिए हो रहा है तो 5 वर्ष के बाद ही गठन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 वर्ष बाद अगर एक बन बदल दिया गया तो खाली रहेगा सीट उसका, नहीं। 5 वर्ष तक के लिए करते हैं तो 5 वर्ष के बाद फिर दूसरा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? अगर प्रधान कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी पैसों का वितरण क्या काम है? वित्त आयोग का काम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? वित्त आयोग। अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो यह आपके लिए ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिपीट हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? यानी जो राज्य में कर लगाए जाते हैं उनको निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वित्त आयोग को। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखेंगे कि वित्त आयोग को राज्यों के कर लगाने का अधिकार क्या है? कर को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है किसको? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। जो भारत में संघीय वित्त संबंध किससे रखता है? तो राज्यों और केंद्र राज्यों के बीच वित्त से। यानी कुल मिला के क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं पूछ रहा है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो राज्यों और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करने का, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन किया जाता है? अगर वित्त आयोग के गठन की बात करें, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद क्या बताएंगे? 280। अनुच्छेद कौन है? 280। अनुच्छेद 280 में क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, ठीक है। वित्त आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 280 में करता है। और वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो 4 सदस्य की व्यवस्था है। कितने? 4 सदस्य की। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी।
कौन है? केसी नियोगी। अगर 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन है? डॉक्टर एस राजन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग की। तो कौन सा ऐसा प्राधिकरण है जो भारत की समेकित निधि यानी जो संचित निधि है में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। ऐसा कौन है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट होगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 312। अखिल सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। किसके में? 312 में। तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, अनुच्छेद पूछे तो 312 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 याद रखेंगे, लोक सेवाओं को संरक्षण। ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है कि आप लोग इससे क्या करते हो? रिवीजन कर लेते हो और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको करके आते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा। जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कहाँ से किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, 2/3 बहुमत के द्वारा। तो इसका जो प्रस्ताव पहले आता है कहाँ आता है? राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? अगर लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1954 में, मार्च 1954 में किसकी स्थापना हुई थी? लोक प्रशासन संस्थान की। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? अगर पूछे कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है तो कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि हैदराबाद में जो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण में कर दिया गया। पहले सिविल सेवाएं जो थी वो यूके में थी। ठीक है। उसका भारतीयकरण यानी भारतीयों के द्वारा इसको बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो संसद। संसद ऐसा एक निकाय है जो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राज्य मन्नार आयोग ने। तो राज्य मन्नार आयोग ने जो इस समय आईएएस और आईपीएस जो महत्वपूर्ण पद बने हुए हैं हमारे प्रशासनिक कार्यों में यानी हमारे नौकरियों में, उनके पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। कौन? राज्य मन्नार ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 याद रखेंगे, अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। तो संघ लोक सेवा में 9 सदस्य क्या होते हैं? एक अध्यक्ष के बाद। ठीक है। अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वह क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, या 6 वर्ष हो जाए आपके नौकरी में रहते हुए या 65 वर्ष आपकी उम्र हो जाए। यानी कि इन साल बने हैं तो अगले साल अगर 65 वर्ष आपकी उम्र हो गई तो आप क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। किससे? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? तो 2,50,000। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? 2.5 लाख। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो जो संघ लोक सेवा के सदस्य हैं वह क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र किसे दे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऐसा कौन है जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर पद मुक्त कर दे? वह ऐसा शख्स कौन हो सकता है? राष्ट्रपति ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये सब पावर तो दी गई हैं पर असली पावर नहीं दी गई है, यानी इसको जो कार्य करना होता है वह मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन है तो कुल मिला के कार्य किसका हो रहा है? मंत्रिमंडल। और जरिया कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये सब काम करा लिया जाता है। ठीक है। और नाम बदनाम होता है राष्ट्रपति का। अगला जो क्वेश्चन है कि 14वें जो वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि, 14वें
14वें क्या है, 14वें वित्त आयोग के सिफारिश की समयावधि क्या थी, 2015-20, और 2015 में ही नीति आयोग आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो योजना जो आयोग था उसका अध्यक्ष पीएम होता है। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वह प्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसलिए प्रथम क्या हो गए, प्रथम अध्यक्ष हो गए योजना आयोग के। 1950 में वो किस में बैठते हैं, मुख्यमंत्री पद पर, और प्रथम क्या हो गए, योजना आयोग के अध्यक्ष भी हो गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी अध्यक्षता की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के 15 प्रधानमंत्री योजना आयोग के भी करते हैं और किसके, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की कैसी संस्था है। जो वित्त आयोग है वह कैसी संस्था है, तो संविधानांतर, यानी जो वित्त आयोग का क्या हो गया कि किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। तो किस संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं, संवैधानिक पदाधिकारी है, ठीक है, उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन नहीं करना है, वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए कोई भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लाई जाती है। आगे जो है आपका नए राज्यों के गठन वर्ष की बात करता। तो 2-4 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन वर्ष कब हुआ। आंध्र प्रदेश की गठन की बात करें तो 1953 में हुई। महाराष्ट्र के गठन की बात करें 1960 में हुई। गुजरात की बात करें 1960 में हुई। नागालैंड की बात करें 1963 में हुई। हरियाणा की बात करें तो 1966 में होती है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में। और मेघालय की बात करें 1972 में। मणिपुरा और त्रिपुरा की बात करें 1972 में। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों कब हुए, 1972 में। और आगे जो है जो जिसको देख लेते हैं, जो सिक्किम है, सिक्किम का जो स्थापना वर्ष है 1975 है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा तीनों का 1987 है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का स्थापना वर्ष 2000 में है। और जो तेलंगाना है 2014 में। जम्मू कश्मीर 2019 में। इस तरह से आपका क्या होता है, राज्यों का स्थापना वर्ष। एक बार फिर से देख लेते हैं। तेलंगाना जो है वह क्या है, 2014 में इसकी स्थापना होती है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों के 2000 में होती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की भी 1987 में होती है। सिक्किम जो है 1975 में। और क्या है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। हरियाणा 1966 में। नागालैंड 1963 में। गुजरात 1960 में। महाराष्ट्र 1960 में। और आंध्र प्रदेश 1963 में। तो भाषाई के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वह कौन है, वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विघटन कर देश में एक नया राज्य तेलंगाना जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया, यानी 2 जून 2014 को नया राज्य तेलंगाना का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटकर। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह होगा निर्वाचन आयोग। क्या होगा, निर्वाचन आयोग, जिससे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना अति आवश्यक है, आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चले जाओ, टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं आपको। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, और एक चीज़ क्या चला रहे हैं, हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डेली 5 क्वेश्चन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, डेली 5 क्वेश्चन ला रहे हैं। किसका, करेंट अफेयर का। जो करेंट अफेयर नहीं देखता है उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि वह हमारा शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का देख ले। उसको 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार देख ले, वह 5 क्वेश्चन आपको याद होंगे और पेपर में उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।